नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर प्रसून। चर्चा आज भारत पाकिस्तान में हो रहे सीमित स्तर पे युद्ध की। हैरत की बात है कि इस युद्ध की भविष्यवाणी 6 साल पहले यानी 2019 में ही कर दी गई थी। तब एक कोलनॉर्ड रिपोर्ट में, रिसर्च रिपोर्ट में परमाणु युद्ध के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई थी। आपको बता दें कि 6 साल पहले ही भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध की भविष्यवाणी हो गई थी। यूनिवर्सिटी ऑफ कोलोराडो ने रूटगर्स यूनिवर्सिटी की मदद से 2019 में एक रिसर्च तैयार की। रिसर्च में अनुमान लगाया गया कि 2025 में भारत और पाकिस्तान के बीच में भयंकर युद्ध होगा। रिसर्च में यह जानने की कोशिश हुई कि क्या इस युद्ध में परमाणु हथियारों का भी इस्तेमाल होगा। हैरानी की बात है कि रिसर्च रिपोर्ट में इस पर भी अपना अनुमान जता कर रखा है। रिसर्च करने वालों का कहना था कि वो भारत और पाकिस्तान के बीच संभावित परमाणु युद्ध को लेकर दुनिया को आगाह करना चाहते थे। उन्होंने कहा था कि अगर दुनिया ने यह युद्ध रोकने की कोशिश नहीं की तो सिर्फ दक्षिण एशिया नहीं बल्कि पूरी दुनिया को इसका गंभीर परिणाम भुगतना होगा। रिसर्च रिपोर्ट में कहा गया कि भारत पाकिस्तान के बीच परमाणु हमलों में तुरंत 10 करोड़ लोग मारे जाएंगे, जबकि रेडिएशन, जख्मों और पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने के कारण 5 करोड़ से 12.5 करोड़ लोगों की जान जाने की आशंका बनी रहेगी। रिसर्च में उदाहरण देकर समझाया गया था कि अगर भारत ने 100 और पाकिस्तान ने 150 परमाणु हथियार तैनात कर दिए तो कितना भयावह मंजर होगा। कोलोराडो रिपोर्ट में भारत पाकिस्तान के बीच संभावित परमाणु युद्ध के बारे में और विस्तार से जानकारी दी गई है। रिपोर्ट कहती है कि भारत जैसे ही पाकिस्तानी इलाके की तरफ बढ़ना शुरू करेगा, पाकिस्तानी सेना युद्ध में हार के डर से परमाणु हमला कर देगी। पाकिस्तान इस युद्ध को पहले दिन, आप समझिए कि पाकिस्तान क्या करेगा और भारत क्या करेगा। युद्ध के पहले दिन पाकिस्तान अपनी सीमा पर भारतीय टैंकों को निशाना बनाते हुए 5 किलो टन के 10 टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स दाग देगा। युद्ध के दूसरे दिन पाकिस्तान 15 और टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स दागेगा। जवाब में भारत 20 स्ट्रेटेजिक न्यूक्लियर वेपन्स से पाकिस्तान के सैन्य ठिकानों और परमाणु अड्डों को निशाना बनाएगा। भारत के इन परमाणु हमलों से भयंकर आग लगेगी और धुएं के गुब्बार आसमान को ढक लेंगे, जैसा कि जापान के हिरोशिमा में हुआ था या 1906 में सैन फ्रांसिस्को में भूकंप के बाद आग लगने के बाद देखा गया था। फिर भी युद्ध रुकने की बजाय तीसरे दिन भी जारी रहेगा। युद्ध का तीसरा दिन बड़ा निर्णायक होगा। पाकिस्तान जवाब में भारतीय चौकियों, नौसैनिक अड्डों और शहरी हवाई अड्डों पर 30 हवाई हमले करेगा। इसके अलावा 15 से ज्यादा टैक्टिकल स्ट्राइक्स करेगा। भारत इसका जवाब पाकिस्तान के 10 सैन्य ठिकानों को निशाना बनाकर देगा। युद्ध के चौथे, पांचवें और छठे दिन रिसर्च रिपोर्ट कहती है कि भारत पाकिस्तान अगले दिन तक एक दूसरे को परमाणु बम का जवाब परमाणु बम से देने का क्रम जारी रखेंगे। अगले 3 दिन तक भारत पाकिस्तान पर 70 परमाणु हथियार दागेगा, जबकि 100 और परमाणु हथियार चीन के लिए बचा कर रख लेगा, जबकि पाकिस्तान तब तक नेस्ता नाबूद हो चुका होगा। आपको बता दें कि 22 अप्रैल को पहलगाम हमले के बाद भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि इस बार आतंकियों के साथ साथ साजिश रचने वालों को, षड्यंत्र रचने वालों को उनकी कल्पना से परे जाकर दंड दिया जाएगा। पीएम मोदी के अलावा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और गृह मंत्री अमित शाह भी कई मौकों पर कह चुके हैं कि इस बार ऐसी कार्रवाई की जाएगी कि आरोपियों की रूह कांप जाएगी। उधर पाकिस्तानी रक्षा मंत्री समेत कई पाकिस्तानी नेता, मंत्री और डिप्लोमेट्स दावा कर रहे हैं कि अगर भारत ने पाकिस्तान पर हमला किया तो पाकिस्तान परमाणु बम से जवाब देगा। भारत पाकिस्तान परमाणु युद्ध की आशंका पर यूनिवर्सिटी ऑफ कोलोराडो और रूटगर्स यूनिवर्सिटी की रिसर्च रिपोर्ट साइंस एडवांटेज मैगजीन में प्रकाशित हुई। कोलोराडो रिसर्च के लिए अलग अलग तरह के संगठनों और विभिन्न विषयों के जानकारों के आंकड़े और फीडबैक जुटाए गए।
भारत पाकिस्तान के संभावित परमाणु युद्ध संबंधी रिसर्च में यूएस नेशनल सेंटर फॉर एटमॉस्फेरिक रिसर्च, फेडरेशन फॉर अमेरिकन साइंटिस्ट, नेचुरल रिसोर्सेज डिफेंस काउंसिल, रियो ग्रैंड स्थित यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास और लॉस एंजलिस स्थित यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया जैसे प्रतिष्ठित नाम शामिल रहे हैं। कश्मीर के पहलगाम में बैसरन में 22 अप्रैल को इस्लामी आतंकवादियों के एक ग्रुप ने 25 पर्यटकों की धर्म पूछ कर हत्या कर दी और मरने वालों की संख्या 26 तक पहुंच गई। इन निर्दोष निहत्थे लोगों को सिर्फ हिंदू होने के कारण उनके परिजनों के सामने निर्दयता पूर्वक मार दिया गया। लेकिन 2019 की इस चर्चित रिपोर्ट को पढ़कर आपको ऐसा लगा होगा कि ऐसा तो होना ही था। अब सवाल उठता है कि भारत पाकिस्तान के बीच परमाणु युद्ध के हालात कब बनेंगे और मौजूदा हालात युद्ध के किस मुहाने पर खड़ा है। तो इसे समझने के लिए हमें 7 चरण वाले वॉर एस्केलेशन लेडर को समझना होगा, यानी युद्ध के 7 चरणों को समझना होगा। भारत पाकिस्तान अभी इस युद्ध के चरण के 4थे सीढ़ी पे मौजूद है। आपको बता दें कि अमेरिका के मिलिट्री स्ट्रेटजिस्ट हार्मन कॉन ने 1965 में लिखी किताब ऑन एस्केलेशन मेटाफर्स ऑफ सिनेरियोसिस में एस्केलेशन लैडर की थ्योरी दी थी। इस सीढ़ी के में इस वॉर ऑफ एस्केलेशन लैडर में संघर्ष के कुल 44 चरण शामिल थे। हालांकि मॉडर्न मिलिट्री एक्सपर्ट इसे मुख्य रूप से 7 स्टेप में देखते हैं। पहला चरण होता है भारतीय या किसी भी क्षेत्र की कूटनीतिक विरोध बातचीत, भारत पाकिस्तान में जैसा हो रहा है, चेतावनी देने का काम होता है, विरोध दर्ज कराने का काम होता है। पहले चरण में भारत के विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने 8 मई को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया कि 22 अप्रैल 2025 को पहलगाम में आतंकवादी हमला करवाकर पाकिस्तान ने एस्केलेशन की शुरुआत की। दूसरा चरण आर्थिक प्रतिबंध, व्यापार, आयात निर्यात पर रोक का होता है। 23 अप्रैल को भारत सरकार ने पाकिस्तान पर 5 पॉइंट एक्शन लिया, जिसमें उसके डिप्लोमेट्स की संख्या घटाने से लेकर अटारी वाघा बॉर्डर बंद करना और सिंधु जल संधि रद्द करना शामिल था। पाकिस्तान ने भी बदले की वैसे ही कदम उठाए। तीसरा चरण सैन्य तैयारी का होता है, सैन्य बलों की तैनाती और युद्धाभ्यास का होता है। पाकिस्तान ने पहलगाम हमले के बाद सैन्य तैनाती बढ़ा दी। उसके नेता सैन्य अफसर और परमाणु हमले की धमकी देने लगे। भारत और पाकिस्तान दोनों देशों ने मिसाइल टेस्टिंग की, युद्धाभ्यास शुरू कर दिया। चौथा चरण होता है सीमित झड़प, सर्जिकल या एयर स्ट्राइक। सैन्य झड़प का है जिसमें सीमित क्षेत्र में गोलाबारी शामिल होती है। भारत ने 7 मई को पीओके और पाकिस्तान स्थित 9 आतंकी ठिकानों पर एयर स्ट्राइक की। 8 मई को पाकिस्तान ने भारत के 15 सैन्य ठिकानों पर हमले की कोशिश की। भारतीय सेना ने S-400 डिफेंस सिस्टम के जरिए इस हमले को नाकाम कर दिया। जवाब में भारत ने 7 मई की सुबह पाकिस्तान का एयर डिफेंस सिस्टम तबाह कर दिया। 8 मई की रात भी दोनों देशों के बीच हवा में कई झड़पें हुई। भारत पाकिस्तान युद्ध के इसी चरण में है। 5वां चरण, जिसको पूर्ण युद्ध का चरण कहते हैं, खुले तौर पर थल, वायु और नौसेना एक साथ जंग करती है। 6ठे चरण में छोटे परमाणु हमले होते हैं। परमाणु हथियारों की धमकी या छोटे परमाणु हमले की इससे शुरुआत हो जाती है। 7वां चरण सर्वनाश होता है। इस चरण में बड़े पैमाने पर परमाणु हमला और जनसंहार वाले हथियारों का खुलकर प्रयोग होता है। इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं करोड़ी सिंह, विदेशी मामलों के जानकार, और कर्नल दिनेश शर्मा जी, डिफेंस एक्सपर्ट। पहला सवाल करोड़ी सिंह जी आपसे, जब इस तरह की कोलोराडो रिपोर्ट जब आ चुकी है, उसके बावजूद भी दुनिया के कोई देश इस हथियार के युद्ध को रोकना नहीं चाहते हैं, तो क्या अमेरिका ने कोई और रणनीति बना ली है या भारत पाकिस्तान को उनके हाल पे छोड़ दिया है?
देखिए प्रसून जी, आपने एक नहीं दो तीन सवाल पूछे हैं। हम्म, पहला सवाल तो जो युद्ध की अलग अलग स्टेजेज हैं उसके थ्रू युद्ध होता है, हम्म, तो वो एक सैद्धांतिक मॉडल बनाया जाता है कि हर युद्ध में ये चरण होंगे। हम्म, लेकिन व्यवहारिकता में जरूरी नहीं है कि वो वही चरण हो, क्योंकि परिस्थितियां बदलती हैं, स्थान बदलता है, समय बदलता है, और उसके अलावा हमारे जो टेक्निक्स हैं वो बदलती हैं, तो उनके अकॉर्डिंग हर चीज नहीं होती है। अब कोई जैसा चौथा चरण है, हो सकता है कि उसमें पांचवा चरण पहले आ जाए, चौथा बाद में आ जाए, चरण का सीक्वेंस भी बदल जाता है, और कोई जरूरी नहीं कि वही चरण हो युद्ध। जी। दूसरा, देखिए अमेरिका की आपने बात कही। देखिए अमेरिका ने अपनी जमीन पे आज तक कोई युद्ध नहीं लड़ा है। अमेरिका की शुरू से हम प्रवृत्ति देखें, दोनों महायुद्ध हुए, 2 साल बाद सम्मिलित हुआ, तत्काल सम्मिलित नहीं हुआ। हम्म, अमेरिका उन युद्धों से गेन किया, अपनी अर्थव्यवस्था मजबूत की, अमेरिका को नुकसान नहीं हुआ, युद्ध पे नुकसान होता है। तो अमेरिका की जो रणनीति है वो दूसरे की जमीन पे लड़ना और दूसरों को लड़ाना और अपने हथियार बेचना है। हम्म, तो वो अमेरिका का अपना राष्ट्र हित हो सकता है, उससे हमें कोई शिकायत नहीं, अमेरिका का वो दृष्टिकोण हो। लेकिन दूसरे देशों में अगर अमेरिका किसी न किसी रूप में युद्ध को बढ़ावा देता है तो वो नहीं होना चाहिए, लेकिन होता है। तीसरी बात आपने युद्ध को लेके जो कही है, देखिए सबसे अच्छी स्थिति है कि हम युद्ध को प्रिवेंट करें, वो एक आदर्श स्थिति होती है। तो इस दुनिया में जहां इंसान काम करते हैं वहां बेस्ट चीज पॉसिबल नहीं है, सेकंड बेस्ट होता है, वो ज्यादा प्रैक्टिकल होता है। और सेकंड बेस्ट ये है कि हम युद्ध को प्रिवेंट करने की का प्रयास करें, और अगर कंडीशन ऐसी आ जाती है प्रिवेंट नहीं हो रहा है तो हम युद्ध के लिए तैयार भी रहें। तो बेस्ट चीज है वो ह्यूमन सोसाइटी में, जो हमेशा पॉसिबल नहीं है, और हमेशा क्या बहुत ही कम ऐसी स्थितियां होती हैं वहां पॉसिबल होती है। सेकंड बेस्ट इज द रियल बेस्ट होता है, हम ये हमारे थ्योरेटिकली और फिलोसॉफिकल लैंग्वेज में कहते हैं। तो सेकंड बेस्ट ये है कि आपको युद्ध के लिए तैयार रहना चाहिए। अगर युद्ध की स्थिति आती है तो आपको अपने देश के हित के लिए, अपने समाज के हित के लिए लड़ना चाहिए युद्ध। और अगर प्रिवेंट कर सके, पहली चॉइस आपका प्रिवेंट करना होना चाहिए। तो वो कोलोराडो जो यूनिवर्सिटी ने साफ तौर पे बता दिया था कि अमेरिका और दुनिया के बाकी देश इस युद्ध को चुपचाप देखते रहेंगे। उन्होंने अपनी रिसर्च में यह भी बताया था कि पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आएगा। असल में दुनिया को अगर परमाणु युद्ध की चिंता होती तो पाकिस्तान को 2019 से 25 के बीच में कई बार रोका होता, लेकिन देखा हमने संयुक्त राष्ट्र संघ हो या यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, सभी चुपचाप मूक दर्शक बनकर इस्लामिक चरमपंथियों को बढ़ावा देते रहे, आतंकवादियों को बढ़ावा देते रहे। आतंकवादियों को कभी चरमपंथी, कभी उग्रवादी, कभी कुछ नाम देकर उनको बचाने का काम करते रहे। हालात ऐसे बन गए कि यूरोप में अब इस्लामिक चरमपंथी, उदारवादी, उग्रवादी जो भी कहिए, असल में थे आतंकवादी, अब तबाह करने लगे हैं, तब इनकी आंख खुली है। अभी भी ये उनके सामने नहीं खुल के आना चाहते हैं। सवाल फिर यही उठता है कर्नल दिनेश शर्मा जी, आखिर इनको युद्ध के अलावा कैसे रोका जा सकता था? डॉक्टर साहब, ये जो आपने शुरू में जो एक रिपोर्ट पढ़ के बताई थी जिसमें बड़ा सिस्टमेटिक ढंग से कि पहले दिन ये होगा, दूसरे दिन टैक्टिकल वेपन होगा, तीसरे दिन भारत ये कहेगा, तो मेरा मानना ये है कि ये एक प्रकार का नैरेटिव जो है, जो वेस्टर्न कंट्रीज जो है हमेशा करते रहते हैं फॉर अपने वेस्टेड इंटरेस्ट के लिए। तो मैं इस रिपोर्ट को एज ए सैनिक होने के नाते मैं ये बड़ा ब्लंटली कहूंगा कि ये है एक पीस ऑफ थ्रिलर। आई रिपीट, ए पीस ऑफ थ्रिलर, जिसके अंदर से आप बता रहे हैं। अरे मुझे एक चीज बताइए कि उसको ये है कि पहली बात जो है कि अगर पाकिस्तान, हमारी सेनाएं उसके इलाके के अंदर घुसती हैं, उनकी से पाकिस्तान आर्मी हमारा मुकाबला नहीं करती है, तो ठीक है, वो क्या करेगा, टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन को इस्तेमाल करेगा, जो कि एक छोटी सी जगह के अंदर भारत की सेना को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा। उसके बाद क्या होगा,
उसके बाद हमारे पास तो सेकंड सर्जिकल स्ट्राइक, हमारे पास तो सेकंड स्ट्राइक की कैपेबिलिटीज है। तो आप क्या समझते हैं कि उसने एक टैक्टिकल दिनेश शर्मा जी, जो कोलोराडो रिपोर्ट आई है कोलोराडो यूनिवर्सिटी की, उसने कह दिया दूसरे दिन के बाद तो युद्ध होगा ही नहीं, केवल नरसंहार जनसंहार होगा और पाकिस्तान का नामो निशान इस दुनिया से मिट जाएगा। वह तो साफ कर चुका है कि पाकिस्तान अगर हिमाकत करता है तो 2 दिन के बाद कुछ बचना नहीं है, जो बचे कुचे रहेंगे वो भी समाप्त हो जाएंगे 6 दिन के बाद। यानी पूरी कहानी इसकी है कि या तो हारी हुई जंग पाकिस्तान शुरू से लड़ रहा है, उसको लग रहा था कि भारत कब तक बर्दाश्त करेगा और परमाणु बम के दम पर हम जो चाहेंगे कर लेंगे, लेकिन तिल तिल के मरने से अच्छा था कि एक बार खुलकर आमने सामने का जंग हो जाए। भारत की जनता ने फैसला किया है, भारत की जनता की आवाज बन गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और उन्होंने अब भारत की अस्मिता और संप्रभुता को एकजुट रखने के लिए कुछ कार्रवाइयां की, वह भी आतंकवादियों के ऊपर। उसके बावजूद पाकिस्तान तिलमिला गया। तिलमिलाहट उसकी इसलिए भी बड़ी हुई है चूंकि अभी उसे चाइना, तुर्की, अजरबैजान और कुछ हद तक मलेशिया का मूक समर्थन मिला है। लेकिन जब मार खाएगा तो कोई भी वो उसके साथ नहीं खड़ा होगा। तो दिनेश शर्मा जी, फिर सवाल उठता है कि क्या यह रिपोर्ट या ये जानकारी जो सार्वजनिक मंचों पे है, क्या उसको नहीं मालूम है? दिनेश शर्मा जी। डॉक्टर साहब, आवाज सुनाई दे रही है? जी जी, आपकी आवाज आ रही है। डॉक्टर साहब जी, कर्नल साहब, आपकी आवाज आ रही है? हेलो जी, आवाज आ रही है आपकी। डॉक्टर साहब, ये बीच में थोड़ा सा कम्युनिकेशन कट गया था। मे आई रिक्वेस्ट यू टू काइंडली रिपीट योर क्वेश्चन अगेन। मैं कह रहा था कि जो अमेरिका के मिलिट्री स्ट्रेटेजिस्ट हारमन कॉन ने 1965 में किताब लिखी ऑन एस्केलेशन मेटाफर्स ऑफ सिनेरियोसिस, उसमें उन्होंने कहा था कि 44 रणनीतियां होती हैं। ये तो पाकिस्तान खुद जानता होगा, उसके लिए मिलिट्री अफसर जानते होंगे, लेकिन उससे बड़ी रिपोर्ट है जो कोलोराडो यूनिवर्सिटी की, उसमें साफ है कि पाकिस्तान का नामो निशान मिट जाएगा। अब एक बात तो सार्वजनिक मंचों पे कई बार हो चुकी है, पाकिस्तान के जनरल्स जानते हैं, फिर भी आत्मघाती फैसला क्यों उठा रहा है पाकिस्तान? क्या किसी एक आदमी की बदगुमानी, जिसे कह सकते हैं कि पाकिस्तानी आर्मी चीफ आसिम मुनीर की बदगुमानी का खामियाजा उठाएगा पाकिस्तान? डॉक्टर साहब, जब भी आप किसी देश के साथ डील कर रहे होते हैं तो आपको उसकी मानसिकता और वो किस प्रकार के एक्शन लेने होते हैं उसके ऊपर गहन सोच विचार करना बहुत जरूरी हो जाता है। मैं जितने पिछले सालों से ये पाकिस्तान को देख रहा हूँ या स्टडी कर रहा हूँ, या भारतीय सेना में नौकरी के दौरान मैंने महसूस किया है, ये जो हर वक्त जो है परमाणु बम की जो है गीदड़ भभकी देते हैं, तो बेसिकली उसका ये एम होता है कि वो इंटरनेशनल कम्युनिटी का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित करे, ताकि इंटरनेशनल कम्युनिटी जो है वो बीच में कूद पड़े और मेडिएशन करवा पाए। आप देखिए कि अभी जो है अभी तक किसी प्रकार का भारत की तरफ से कोई एक्शन नहीं हुआ था, और उन लोगों ने अपनी गीदड़ भभकियां देनी शुरू कर दी थी जो उनके पॉलिटिकल लीडर थे। इवन जो उनका एम्बेसडर था रशिया के अंदर, उसने भी एक इंटरव्यू के कहा कि हम जो है एटॉमिक वेपन जो है इस्तेमाल करेंगे। अरे देखिए साहब, ऐसा हो जाता है जो गरजते हैं वो बरसते नहीं हैं। आप स्टार्टिंग के अंदर ही आपको अपनी वीकनेस का, आपको अपनी कमजोरियों के बारे में पता है, लेकिन फिर भी आप इस प्रकार की हरकतें करते हैं, और आपको पता है कि भारत की तरफ से किस प्रकार का जवाब मिलेगा, उनको मालूम है। तो वो क्या करते हैं कि भारत के जवाब आने से पहले ही ये न्यूक्लियर वेपन का जो चूरन है ये जोर जोर से बेचना शुरू करते हैं, ताकि लोगों का ध्यान आकर्षित हो जाए। दूसरा डॉक्टर साहब, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जो है
सेकेंड वर्ल्ड वार के दौरान ही, मेरा ख्याल है 6 अगस्त 1945 को नागासाकी हिरोशिमा के ऊपर हुआ था। उसके बाद देखिए आज तक जो है किसी ने न्यूक्लियर वेपन का इस्तेमाल नहीं किया। मेरा ये मतलब कहने का नहीं है कि बाकी देशों को आप पाकिस्तान जैसी मनोस्थिति का देश समझ सकते हैं। अब आप देखिए पिछले 3 सालों से जो है रशिया और यूक्रेन का युद्ध चल रहा है। जब मैं इसको इस प्रकार से कह सकता हूँ, रशिया वर्सेस रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, 20 जनवरी से पहले तक जो है रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड था। रशिया ने बहुत सारे रिवर्सल देखे, बहुत सारे उनको भी नुकसान हुआ, लेकिन उन्होंने न्यूक्लियर वेपन का इस्तेमाल नहीं किया इतने दिनों के युद्ध के बावजूद। तो मेरा आज भी मानना है, अगर बाई चांस, आई रिपीट, अगर बाई चांस अगर ये टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन इस्तेमाल करते हैं, जिस समय हमारी भारतीय सेना पाकिस्तान के अंदर घुस जाती है, तो पाकिस्तान एक पहला कंट्री होगा जो अपने ही देश के अंदर न्यूक्लियर वेपन का इस्तेमाल करेगा। और जिस समय टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन वो चला देते हैं, उसके बाद जो है ना बाकी रेस्ट विल बी ए हिस्ट्री। तो मुझे नहीं लगता है कि ये नौबत आएगी। लेकिन जब यह रिपोर्ट लिखी गई थी 2019 में, तब भी कहा गया था 2025 में यह युद्ध नहीं होगा, भारत शायद इतना आक्रामक रुख नहीं अपनाएगा। लेकिन पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आया और भारत को मजबूर कर दिया वहीं पहुंचाने पे जहां इस रिसर्च में पहुंचाया गया था। किरोड़ी सिंह जी, जिस तरह के हालात बन रहे हैं उसमें क्या लगता है संयुक्त राष्ट्र संघ अपनी प्रासंगिकता खो चुका है पूरी तरीके से? देखिए, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि संयुक्त राष्ट्र संघ को जितना इफेक्टिव होना चाहिए उतना नहीं है, और संयुक्त राष्ट्र संघ को अस्तित्व के लिए मैक्सिमम ग्रांट था वो यूनाइटेड स्टेट्स देता था, और अब वो ग्रांट भी रुकती जा रही है। संयुक्त राष्ट्र संघ के सामने अपने एम्प्लॉइज को, स्टाफ को सैलरी देने की समस्या भी आने वाली है। और दूसरा, अभी तक संयुक्त राष्ट्र संघ ने जो प्रयास किए हैं उनमें देखिए, छोटे देश के लिए कोई प्रयास किया हो या कहीं पे जहाँ हालात खराब है वहाँ शांति सेना भेजी हो, वहां तक तो सफल रहा है। लेकिन जहाँ मेजर कंट्री, पावरफुल कंट्री इन्वॉल्व है, वहाँ संयुक्त राष्ट्र संघ पूर्णतः इनअफेक्टिव है। करोड़ी सिंह जी, संयुक्त राष्ट्र संघ का दोहरा चरित्र भी कई बार दिखा लोगों को। बेचैनी हुई इजराइल के मामले में देखा जाए, फिलिस्तीनियों ने जब इजराइल पर हमला किया, नरसंहार किया खुलेआम, उसकी उन्होंने जिस तरीके से निंदा की वह काफी नहीं था। इसका मतलब साफ था कि अब इजराइल अपने आप को अपनी सुरक्षा के लिए खुद आगे बढ़ने वाला है। आज पाकिस्तान भी उसी संयुक्त राष्ट्र संघ में यूनाइटेड नेशन चार्टर 51 के तहत आत्मरक्षा के अधिकार के तहत हमला करने का अधिकार चाह रहा है। मतलब जो पापी है, जो दुष्ट है, जिसने वास्तव में विनाश किया है, जिसने वास्तव में आतंक को बढ़ाया है, अब वह कह रहा है कि हम साधु का वेश धारण करके हम आपसे मांग रहे हैं कि अब हमें युद्ध करने की अनुमति दीजिए। तो इस मंच की उपयोगिता क्या है? देखिए, उपयोगिता नहीं है, लेकिन बिल्कुल इसको डिसमेंटल कर दिया जाए तो और हालात खराब हो जाएंगे, क्योंकि इसका भारत लंबे समय से प्रयास कर रहा है कि रीऑर्गेनाइजेशन किया जाए, रिफॉर्म किया जाए। क्योंकि जब ये बना था 80 साल पहले, उस समय की स्थितियां अलग थी, आज की स्थितियां अलग है। और ये यूनाइटेड नेशंस के सेक्रेटरी जनरल भी बार बार कह रहे हैं रिपीटेडली कि इसको पुनर्गठन होना चाहिए। तो पुनर्गठन होना चाहिए। केवल संयुक्त राष्ट्र संघ ही नहीं, वर्ल्ड बैंक ने भी आज बड़ा स्टेटमेंट दिया है। उसने कहा है सिंधु जल समझौते पर वर्ल्ड बैंक का कोई रोल नहीं है, ना वह जज है, ना कोई फैसला कर सकता है, ना कोई सुनवाई कर सकता है। यह दो देशों के बीच का मामला है। अजय बग्गा जो वर्ल्ड बैंक के अध्यक्ष हैं, उन्होंने अपनी स्थिति स्पष्ट कर दी है, वर्ल्ड बैंक की स्थिति स्पष्ट कर दी है। ऐसे में जो ये अंतरराष्ट्रीय संबंध है, क्या अमेरिका के लिए ही आगे बढ़ते हैं या किसी और भी देश के लिए आगे बढ़ेंगे? देखिए प्रसून जी, वर्ल्ड बैंक कभी भी जज नहीं था इस ट्रीटी में, केवल ट्रीटी को फैसिलिटेट किया था। भारत और पाकिस्तान में फैसिलिटेटर था। अब पाकिस्तान
वर्ल्ड बैंक के पास नहीं जाके पाकिस्तान इंटरनेशनल ट्रिब्यूनल की बात कह रहा है। पाकिस्तान ये कह रहा है कि इंटरनेशनल लॉ है कि अपर रिवेरियन कंट्री और लोअर रिवेरियन कंट्रीज के कुछ राइट्स होते हैं, तो पाकिस्तान एक दूसरा रास्ता निकाल रहा है और उसको यूएन सिक्योरिटी काउंसिल को में ये ले जा रहा है। सिक्योरिटी काउंसिल में लेके भी गया, अभी पिछली बार रखा भी इसको, लेकिन कोई निर्णय सिक्योरिटी काउंसिल नहीं ले पाई है। तो जो आपने इंडस ट्रीटी की बात की, उसमें वर्ल्ड बैंक किसी भी रूप में जज के रूप में नहीं है, क्योंकि ये तो यानी जो भी करना होगा भारत को अपने आप करना होगा। दुनिया बैठ के तमाशा देखेगी, लेकिन भारत मोदी के नेतृत्व में एक सशक्त राष्ट्र के रूप में उभर चुका है। अब वह न दबेगा न किसी से ब्लैकमेल होगा। अगर अब कोई दबेगा तो वह पाकिस्तान होगा, जिसे अपनी दोगली नीतियों का खामियाजा आज नहीं तो कल उठाना ही पड़ेगा। आप दोनों मेहमान हमारे इस खास कार्यक्रम में आए, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, हमें दीजिए इजाजत। चलते रहिए एपीएन न्यूज के साथ।